नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आज हम अपने खास पेशकश में आपके उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जिससे आप परेशान हैं। लगातार कोरोना को लेकर लोगों में तमाम शंकाएं हैं। आज इस खास पेशकश से उन सभी समस्याओं को हम दूर करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर जुड़ेंगे, डॉक्टर भुवनेश्वर गार्ड भोपाल से, और तमाम जो लोगों के बीच में समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे। कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। कोरोना मरीजों को ना ही ऑक्सीजन ना ही इंजेक्शन मुहैया हो पा रहा है, यहां तक कि लोगों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इंडिया न्यूज ने एक खास पहल करते हुए कोविड ओपीडी शुरू किया है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जुड़ेंगे, जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल चूंकि मौसम भी बदल रहा है तो लगातार लोग सर्दी जुकाम से भी परेशान हैं, तो इस बीच उन्हें पता कैसे चले कि उन्हें नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर वे कोविड से संक्रमित हो गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बार बार सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी में बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और अपने आप को किसी भी ऐसी परिस्थिति में मत खड़ा कर लीजिए जहां से कि आपका इलाज असंभव हो जाए। मैं इन बातों को इस तरह से कहता हूं कि हर आदमी को अपने जीवन काल में हर साल 1 या 2 बार सर्दी जुकाम बुखार होता रहा है, और वो जानते हैं कि सामान्य सर्दी जुकाम बुखार खांसी इसके लक्षण क्या होते हैं, और उससे वो 4-5 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। यहाँ हमें किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं होती है, और हमें ये ध्यान देना होगा कि ये सामान्यतः आपके घर में अगर आपको हुआ है तो सभी लोगों को हो जाता है, और ये इस बात से सभी लोग जागरूक हैं, सब जानते हैं इस बारे में। तो इसको लेकर किसी भी तरह से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और कोशिश करिए कि शुरू के 3-4 दिन में किसी भी तरह से आप ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के कि जिनसे आपकी बीमारी और खराब हो सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग बीमारी को लेकर इतना डरे हुए हैं कि खुद से इलाज करना शुरू कर दे रहे हैं। उन्हें कोरोना है या नहीं, दवाइयां पहले से ही शुरू कर दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मरीज हैं, जैसे उनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो वे घर पर रहकर ही अपना इलाज करें। लगातार सरकार भी ये कह रही है, तो उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से अपना इलाज करना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी मरीज को जरा भी कोई संभावना दिखती है, अगर उसको लगता है कि वो किसी संक्रमित के संपर्क में आ गया है, वो भीड़ में गया है, जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, हमारे प्रेस के मित्र हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, ये सब लोग लगातार फील्ड में हैं और ये लगातार संक्रमण की जद में है, तो ये संभव सी बात है कि इनको संक्रमण हो सकता है। तो अगर इनको जरा भी संभावना लगती है कि इनको किसी भी तरह के किसी मरीज से संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी है, तो इनको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करना चाहिए, खुद को उनसे दूर कर लेना चाहिए, अपने आप को खुले हवादार कमरे में रखना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, और 3 से 4 दिन 5 दिन तक बिना डरे बिना घबराए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम सुझाव दिए हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आयुष सूर्यवंशी। आयुष जी, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। वालिदा की सर आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तमाम एहतियात में बरत रहा था, आइसोलेट था, और दवाइयाँ भी मैं ले रहा हूँ। इसमें पैरासीटामोल है, जिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, जिंक है, मल्टीविटामिन है। सर मुझे और क्या करना चाहिए फिलहाल? हालांकि मुझे सिम्टम्स ज़्यादा नहीं थे, बस मुझे फीवर था, माइल्ड फीवर लगातार बना हुआ, और कोई सिम्टम नहीं है मुझे। आयुष जी, आपको कितने दिन हो गए हैं लक्षण पता हुए? सर सिम्टम मुझे 3 से 3.5 दिन का वक्त हुआ है, और आज रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है। हाँ, देखिए, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो भी बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि रिपोर्टों का सामान्य तौर पे हम RT-PCR की रिपोर्ट के लिए सबको ये सलाह देते हैं कि जब आप संक्रमित हों या आपको लक्षण दिखें तो उसके 5 से 8वें दिन के बीच में आपको जांच कराना चाहिए। आपने थोड़ी सी जांच जल्दी करा ली है, और वो अगर पॉजिटिव भी आ गई है तो उससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आप लगातार अपने आप को आइसोलेट रखिए। सुबह से लेकर शाम तक जितनी खुली हवा में, धूप में आप व्यायाम कर सकें, कसरत कर सकें, अपने आप को एक्टिव रख सकें, उतना रखने की कोशिश कीजिए। सुबह शाम हल्दी वाला दूध पीजिए। आप दवाइयां ले ही रहे हैं अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन में, इसके साथ आपको कोशिश करना चाहिए कि बिना डरे बिना घबराए आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपके फेफड़ों में हवा अच्छे से पहुंचे, जिसमें हम शंख बजाने को सबसे अच्छी एक्सरसाइज कहते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे
सुबह की रोशनी, सुबह की सूरज की धूप में और शाम की धूप में आपको बेहद फायदा होगा। आप ये जरूर करने की कोशिश करें। चलिए, तो ये आयुष थे हमारे साथ, जिनके सवालों का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे और जानना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया तमाम की धूप में बैठे, खुले हवाओं में रहे, डरे नहीं। डॉक्टर साहब, लगातार ये बोला जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है इस दौरान। तो आखिर किस तरीके का आहार लें, किस तरीके से पोषण दे खुद को, क्या कुछ अपने आहार में शामिल करें जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके? देखिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए या हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे घर का किचन सबसे अच्छा दवाखाना है। अगर आप उसमें लगातार साफ सफाई के साथ ताजा भोजन बनाते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बेहद मजबूत कर लेते हैं। अगर आप अपने घर में, अपने किचन में उपलब्ध उन स्पाइसेस को, जिनमें हम हल्दी की बात करते हैं या दालचीनी की बात करते हैं, लौंग है, इलायची है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज लगभग पब्लिक डोमेन में सब तरफ है, क्योंकि सब लोगों के वीडियो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, काढ़ा कैसे बनाएं, आप किस तरह से लौंग का सेवन करें, आप किस तरह से हल्दी का सेवन करें। हम लगातार सबसे कह रहे हैं कि हल्दी बेहद अच्छी आपके इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज है, जिसमें अगर आप आधी चम्मच भी सुबह, आधी चम्मच शाम को दूध में घोलकर पीते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको दूध नहीं जमता वो किसी और तरह से उसका सेवन कर सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं तो आप किसी भी तरह से अपने खाने के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हल्दी ना सिर्फ आपके लिए इम्यूनिटी का काम करती है, बल्कि हल्दी की वजह से आपके शरीर में खून भी साफ होता है, खून पतला होता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे होम रेमेडीज बताए हैं जिसके जरिए लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुराग। अनुराग जी, डॉक्टर साहब से सवाल करिए, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? जी सर, हेलो जी बताइए अनुराग जी, पूछिए। सर, ये मैं बोलना चाहूंगा सर, मेरी मम्मी को अभी कुछ दिन पहले बुखार आया था, फिर सर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी सर। बुखार को कितने दिन हो गए अनुराग जी? सर 2-4 दिन हो गए बुखार को। नहीं, 2-4 दिन नहीं। देखिए, हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी में 3 से 5 दिन तक आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य वायरल बुखार हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। इस समय में आपको बिल्कुल दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बुखार 5 दिन तक बना रहता है तो फिर आपको आपकी जांचों के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आगे का उपचार कराना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पे अगर कोरोना भी किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो उसको, जैसे हमने बताया, वो खुली हवा में जितना एक्सरसाइज, व्यायाम करेगा, वो अपने आप को जितना बंद जगहों से दूर रखेगा, उतना उसको सुरक्षा मिल सकती है। चलिए, तो ये अनुराग थे हमारे साथ, जिनका जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, आपने अनुराग से कहा कि 4-5 दिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर 4-5 दिन में वे टेस्ट नहीं कराता है और मान लीजिए 1% वो कोविड पॉजिटिव है, तो इस बीच घर में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या बुखार आते ही उसे होम आइसोलेट हो जाना चाहिए? बिल्कुल, उसको लक्षण पता चलते ही अपने घर के लोगों के संपर्क में रहते हुए अपने घर के लोगों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। और अगर उसके घर में व्यवस्था है, जिस कमरे में खुली हवा आने का प्रावधान हो, धूप आने का प्रावधान हो, तो उसको अपने आप को वहां पर व्यवस्थित करना चाहिए और अपने लोगों से अपने को दूर रखना चाहिए, ताकि उसकी हवा के जरिए, उसके सांस के जरिए। देखिए, अक्सर होता है कि घर छोटे छोटे होते हैं, लोग घर में कूलर लगाए, उसी के उसमें सब लोग बैठे हुए हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि वो व्यक्ति सबसे दूर बैठे, ताकि कूलर की हवा से उसका संक्रमण दूसरों तक ना पहुंचे। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता तिवारी। ममता जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर, मैं 16 तारीख को वैक्सीन लगवाई हूँ सर, तो मेरे को हल्की हल्की बुखार शाम को आ जाएगी, कभी दोपहर कभी सुबह। जी बिल्कुल चिंता नहीं करिए ममता जी, आपको वैक्सीन लग गई है। आपको एक तरह से पूरा भरोसा अपने आप पर हो जाना चाहिए कि मुझे वैक्सीन लगी है, मुझ में ताकत आ गई है और मुझ में अब इम्यूनिटी बनेगी, जिसकी वजह से मैं बीमारी से लड़ सकूंगी। अगर आपको संक्रमण इस दौरान भी आता है, 2 वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को संक्रमण आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी, वो भी 2 वैक्सीन के बाद संक्रमित हुए लेकिन ठीक होकर घर पहुंच गए इस उम्र में भी। तो बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जब वैक्सीन कारगर होती है तभी उसकी वजह से लक्षण आते हैं, हल्के सर्दी जुकाम बुखार बॉडी एक सब चीजों के। अगर वैक्सीन में ताकत नहीं होगी, उसमें सिर्फ पानी होगा, तो लक्षण क्यों आएंगे सोचिए। तो वैक्सीन से आपको परेशानियां आई हैं छोटी सी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। डॉक्टर साहब, ममता जी के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर डर देखने को मिला, और ये डर सिर्फ ममता जी के अंदर नहीं है बल्कि सभी लोगों में है। सभी लोग वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं डरे हैं कि कहीं वैक्सीनेशन के बाद वे बीमार ना हो जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम सबको लगातार समझा रहे हैं। आप ध्यान करिएगा कि हमने जनवरी के महीने में जब डॉक्टरों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब इस बारे में बहुत ज्यादा शंकाएं खड़ी हुई थी। तब हमने अपने आप को सबसे आगे रख के प्रस्तुत किया था कि हम सैनिक हैं, हम फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमको सरकारी आदेश मिला है तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। भले ही हमें डर है, भले ही ये वैक्सीन की थर्ड फेज ट्रायल है, भले ही इसके नतीजे नहीं पता, भले ही इससे नुकसान हो सकते हैं, मौत भी हो सकती है, लेकिन अगर हम सैनिक होते हुए पीछे हट जाएंगे तो फिर दूसरों का कैसे होगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए और वैक्सीनेशन कराएं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजकुमार तिवारी। राजकुमार जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी, पूछिए। जी सर, मुझे पिछले संडे को ठंड हुई थी, पिछले संडे को जी थोड़े से लक्षण आए थे, तो मैं मंगलवार से आइसोलेट हो गया। फिर मैंने बुधवार को RT-PCR करवाया तो पॉजिटिव आ गया हूँ। तो अब मैं खिचड़ी खा ली मैंने जी, और टीका मुझे आया नहीं है बिल्कुल। आप अपने किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं? जी हाँ, तो अपने डॉक्टर जी। के संपर्क में रहिए और लगातार जैसे हम सबको बता रहे हैं कि बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आपके कमरे में, आपके होम आइसोलेशन में आपके खाने पीने का, मनोरंजन का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। आप समझ लीजिए ये 10 दिन 15 दिन आपको एंजॉय करना है, आपको पूरा आनंद लेना है जीवन का। एक भी चीज की चिंता नहीं करनी है। इस बीमारी में जैसे हम लगातार सबको बता रहे हैं कि सुबह की धूप में, शाम की धूप में जितना एक्सरसाइज हो सके, जितना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो सके वो करिए। हल्दी वाला दूध पीजिए सुबह शाम, गरम गरम लिक्विड, सूप, चाय, कॉफी लेते जाइए। अपना भोजन बिल्कुल ताजा बना हुआ फ्रेश लेने की कोशिश करिए और ये ध्यान दीजिए कि आप बेफिक्री से बिना डरे रात को 8 घंटे की नींद लें। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या मोटापा या किसी तरह की और तकलीफ है, उसकी दवाइयां आप लेते हैं तो आपको वो लेना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। हम सबको सलाह दे रहे हैं कि वो हफ्ते में 1 दिन विटामिन डी की गोली और एक एंटी फंगल की गोली जरूर खाएं। और अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो आपको आधी गोली डिस्प्रिन की जरूर खाना चाहिए, जिससे कि आपका खून पतला रहे। ये आपके सारे डॉक्टर आपको ये सलाह देंगे और आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरल संक्रमण भी अगर आप बहुत ज्यादा डरते नहीं है तो खुद ब खुद आपकी इम्यूनिटी से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मैं खुद का सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो कोविड पॉजिटिव है उनको नहीं लेना है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं डोज लेने, उनको ये पता ही नहीं है कि वे पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि वो बिना जांच के पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर आपका नाम आ गया है आधार से लिस्ट करके सरकारी पोर्टल के ऊपर में और आपको पता ही नहीं है कि आप संक्रमित हुए थे, तो आपके अंदर एंटीबॉडी बन गया है कि नहीं बना है, और आप वहां पहुंच जाते हैं और आपको वैक्सीन लग जाती है, तो आपको लगवा लेना चाहिए बिना डरे। लेकिन हम सबको ये सलाह देते हैं कि आप वैक्सीनेशन के पहले एक बार अपना एंटीबॉडी टाइटर जरूर करा लें, ताकि आपको ये पता चले कि आप पहले कभी संक्रमित होके उसका एंटीबॉडी तो नहीं बना चुके और आपके अंदर कितनी एंटीबॉडी बन चुकी। वो आपकी ताकत को दिखाएगी, वो आपको ये भरोसा देगी कि आपका शरीर बहुत मजबूती से काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये सवाल बहुत दिन से मेरे मन में उठ रहा था। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दादा उबाले। दादाजी, पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। नमस्ते दादाजी, मेरा सवाल ऐसा है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आके गया है, उन लोगों ने वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, और वो लगाएंगे तो इसका कोई उनके ऊपर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा सर? इसके बारे में बताइए। देखिए दादाजी, इसलिए मैंने कहा कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स करीब 5 लाख लोगों ने ये वैक्सीन को लगाकर उसके 3 महीनों के परिणाम दुनिया के सामने रख दिए हैं कि भारत की दोनों वैक्सीन बेहद प्रभावकारी और कम से कम नुकसान वाली है। हम लोगों को छोटी छोटी तकलीफें जरूर हुई, लेकिन किसी को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए जनता को अब डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड फेज ट्रायल जो होना चाहिए थी वो डॉक्टरों ने अपने ऊपर कर ली है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सरकार के प्रोग्राम के साथ चलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। वैक्सीन लगने से आपको भरोसा हो जाएगा। आपके अंदर बीमारी अगर आती भी है दोबारा तो वो जानलेवा नहीं होगी, ये मानने की कोशिश कीजिए। और चूंकि ये वैक्सीन अभी ये नहीं तय कर पा रही है कि आपके अंदर इम्यूनिटी बनेगी तो कितनी और कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी। हमारा ये अंदाजा है कि संभवतः ये वैक्सीन जैसे हर साल फ्लू की वैक्सीन लगती है और उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से म्यूटेशन करते हैं, तो उस तरह से कोरोना का वायरस भी म्यूटेशन कर रहा है। तो इसलिए इस वायरस की वैक्सीन भी बहुत लंबे समय की प्रभावशाली नहीं होगी। तो आप लोगों को लगातार आने वाले समय में संपर्क और सावधानियां और सारे सुझावों पे अमल तो करना ही होगा। आपको मास्क लगाना ही होगा।
चलिए, तो ये दादा हमारे साथ थे जिन्होंने सवाल पूछे। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमदास, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बार मेरे को पहले कोविड हो चुका और मैंने दोनों वैक्सीन के डोजेस ले चुका हूँ। मैं पहले एक बार कोविड हुआ था, फिर 2 वैक्सीन का डोज मेरा कंप्लीट हो गया। क्या मैं अब फिर से मेरे हो सकता है कोरोना मुझे दोबारा एक बार होने के बिल्कुल हो बाद? सकता है। आपके सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी का उदाहरण है, जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि 2 वैक्सीन के बाद भी वो संक्रमित हुए और इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, मल्टीपल उनके हार्ट के बाईपास हो चुके हैं, लेकिन जब वो सुरक्षित होकर ठीक होकर घर वापस आ सकते हैं तो आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद आपने अपना एंटीबॉडी टाइटर कराया कि नहीं, एक आध बार भी। अगर नहीं कराया है तो एंटीबॉडी टाइटर करा लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके शरीर में कितना एंटीबॉडी बना है। ये बहुत देखने की जरूरत है कि कई लोगों में एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं इस वैक्सीन के बाद भी, बीमार होने के बाद भी, लेकिन चूंकि आप बीमार होकर ठीक हो चुके हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके अंदर एंटीबॉडी बने होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ दर्शक मोहनलाल द्विवेदी जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, सवाल पूछिए। हाँ, देखिए क्या है, मेरी उम्र है 76 साल जी, और मुझे पेनिटोरियल डायलिसिस दिसंबर 19 से हो रही, मतलब 1.5 साल के आसपास से हो रही है। घर में लगभग 3 दफे डेली, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हार्ट वगैरह जो है सब ठीक है। मैंने ये वैक्सीन की दोनों डोज ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। बहुत दोनों डोज ले लिया और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मुझे किस तरह की प्रिकॉशन रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? क्यों तकलीफ तो कुछ नहीं है, फिर भी पूछ ले, मेरा नाम आ गया टीवी में। मोहनलाल, बिल्कुल मत। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस के बावजूद भी आप अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं और इस संक्रमण काल में आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। आप अपनी खुराक पे ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए जहां तक हो सके बाहर से आने जाने वाले लोगों से दूर रहें, मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें, अपने आप को खुली हवा में जितना रख सकें, जितना आपसे बन सके उतनी फेफड़ों की डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, जिसमें हम शंख बजाना या गहरी गहरी सांस लेना कहते हैं। और अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, सुरक्षित रखिए। किसी भी तरह की भीड़ में आप जैसे लोगों को नहीं जाना है। जो 60+ हैं उनको हम सबको सलाह देते हैं कि जहां तक हो सके अपने आप को भीड़ से दूर रखिए। सृष्टि हमारी दर्शक जुड़ी हुई है। सृष्टि, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लीजिए, आप जो जानना चाहती हैं। जी, आई वांट टू नो दैट हम लोग की फैमिली अभी तक कोरोना से सेफ है, बट हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आप लोगों की फैमिली कोरोना से पीड़ित है? नहीं, अभी प्रोटेक्टेड है, बट क्या क्या वो लेने चाहिए हम लोगों को? हाँ, अभी आपके घर में किसी को संक्रमण नहीं हुआ है, ये आप कहना चाह रही हैं? हाँ, तो बिल्कुल, जब संक्रमण नहीं हुआ है तो देखिए अपने आप को सुरक्षित रखने के सारे प्रयास करिए, जिसको हम कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। आप जानती होंगी, ये सब जगह नेट मीडिया में उपलब्ध है कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए, किन चीजों से आपको ध्यान रखना चाहिए, मास्क कैसे पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करना है, फ्रेश भोजन लेना है, गरम गरम लिक्विड पेय पदार्थ लेना है, अपने आप को शांत रखना है और भरपेट नींद लेना है, भरपेट एक्सरसाइज करना है सूरज की रोशनी में, धूप में। इन सब के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये कोरोना संक्रमण चूंकि वायरल संक्रमण है, हवा के जरिए फैलता है, तो ये एक ना एक बार तो सबको टच करेगा। ये सब तक पहुंचेगा तभी उसके बाद जाके हर्ड इम्यूनिटी खड़ी होगी और उसके बाद ये धीरे धीरे निस्तेज होना चालू होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप तक अगर ये संक्रमण पहुंचता भी है तो बहुत कम वायरल लोड के साथ पहुंचे। वायरल लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, मरीज जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां पर कोरोना के ढेर सारे मरीज हैं, वहां पर वायरल लोड बहुत ज्यादा है और उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस वायरस के साथ फंगस बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है, टाइफाइड का इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो वो जानलेवा साबित हो रहा है। तो ये ध्यान देना होगा कि खाली वायरस अकेला आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। जब आपकी कमजोरी आएगी, इम्यूनिटी कम होगी और आपकी लापरवाहियां होंगी, आप बात बेबात अस्पतालों की जांच केंद्रों की तरफ भागेंगे, सिटी स्कैन के लिए भागेंगे बिना जरूरत के, तो आपको संक्रमण कम नहीं होगा, आपका संक्रमण बढ़ने की संभावना होगी। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रखिए। अगर किसी को संक्रमण आ भी जाता है
तो वो घर के सब लोगों को थोड़ा बहुत पहुंचेगा। सब लोग अपने आप को आइसोलेट रखने की, एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करें, ताकि आपकी व्यवस्थाएं आप तक सीमित रहें और आप बिना परेशानी के ठीक हो जाएं। चलिए, तो ये सृष्टि थी हमारे साथ जिन्होंने अपने सवाल पूछे थे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि इम्यूनिटी को घरेलू उपायों से सही किया जा सकता है और आपने तमाम होम रेमेडीज बताई थी, बहुत अच्छी होम रेमेडीज थी। लेकिन इस बीच कुछ लोग बिना सिम्टम्स के ही अब जैसे विटामिन सी के कैप्सूल्स हो गए या फिर मल्टी विटामिन के कैप्सूल हैं, जिंक है, ये सब लेते हैं, ये कितना सही है? देखिए, सामान्य तौर पर हमारे किसी भी शरीर को किसी तरह के बाहरी विटामिनों की जरूरत नहीं होती है। ये सारे विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और हम ध्यान करेंगे कि हमारे देश में हमारा जो भारतीय भोजन कल्चर है, हमारे संस्कार है, हमारा खान पान है, जिसमें माँ सुबह से साफ सफाई करके पूरे घर का बेहतरीन अच्छे से ताजा भोजन, ताजा नाश्ता, ताजा खाना बनाने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ ढेरों तरह के हमारे पास ऐसे उपाय हैं जिसमें हम हल्दी, मिर्ची, अदरक, इन सब का प्रयोग हमारे हर भोजन में करते हैं। लहसुन का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे लिए डॉक्टर साहब, चलिए, यानी कि हमें दवाइयों पर निर्भर ना होकर होम रेमेडीज के थ्रू ही अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहिए। हमारे साथ दर्शक अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, सवाल पूछिए। बाहरी विटामिनों की जरूरत नहीं होती है। ये सारे विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो हम ध्यान करेंगे कि हमारे देश। अनिल, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी अनिल जी, सवाल पूछिए। बेहतरीन हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। ताजा नाश्ता, ताजा खाना बनाने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, मैं चाहती हूँ आप अपने टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। हेलो जी जी अनिल जी, सवाल पूछिए। चलिए, अनिल जी से फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम इसी बात पर और चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल लगातार कोरोना पेशेंट्स का गिर रहा है, लोग मार्केट में दौड़ रहे हैं ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए, और लगातार ऑक्सीमीटर की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, लगातार नकली ऑक्सीमीटर भी मार्केट में आ रहे हैं। तो लोग कैसे पहचान करें कि ये ऑक्सीमीटर असली है या नकली? नहीं, देखिए, मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि आप किसी भी तरह की चीज के लिए भागा दौड़ी ना करें इस समय में। अगर आपको लगता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सबसे पहले तो अपने आप को खुली जगह में ताजी फ्रेश एयर जहां पर उपलब्ध हो वहां पर लेके आने की कोशिश करिए। आप बंद कमरे से बाहर निकल आइए और वहां पर आप गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करिए। अगर आप उसके बाद आसानी में आ जाते हैं, आपको तकलीफ कम होने लगती है, तो आप बिल्कुल मत डरिए, घबराइए। आप अपना एक छोटा सा 20 सेकंड का सांस रोकने का टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर आप 20 सेकंड सांस रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऑक्सीजन ठीक चल रही है। और जिस तरह से ऑक्सीमीटर की बात है, तो बहुत ऑक्सीमीटर में अब इस समय ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सा असली कौन सा नकली, लेकिन अगर कोई एक ऑक्सीमीटर 4 लोगों का एक अलग अलग पैटर्न पे पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीमीटर को किस उंगली पर लगाना चाहिए? क्योंकि लोग उनको पता नहीं होता कि किस उंगली का प्रयोग करें, किसी भी उंगली में लगा लेते हैं। देखिए, भगवान ने शरीर के जितने भी अंग बनाए हैं उन सबकी इम्पोर्टेंस है, और वो सब बराबर से खून का दौरा उन तक पहुंचता है। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो ही उसकी उंगलियों का अंतर हो सकता है। आप किसी भी उंगली में देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चूंकि उंगलियों के हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर की ग्रिप बनाई जाती है, तो छोटी उंगली में वो पतला रहेगा और अंगूठे में वो बहुत भारी हो जाएगा, तो इसलिए हम बीच की 3 उंगलियों की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो नवजात बच्चे हैं उनके जो अगर ऑक्सीजन चेक करना है तो उनके लिए क्या कुछ खास ऑक्सीमीटर आता है? उनका प्रोब छोटा आता है, बच्चों के लिए छोटा होता है, और वो नॉर्मली पैरों में, पैर के अंगूठे में या कान में लगाया जाता है, क्योंकि उनका सर्कुलेशन वहां पर ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट घर पर ही अपना इलाज कर रहा है, होम आइसोलेट है, इस बीच उसकी ऑक्सीजन अचानक से गिर रही है, तो वो घर पे क्या कुछ करे, किस तरीके से अपने ऑक्सीजन लेवल को कवर कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनको सबसे पहले तो डरना घबराना नहीं चाहिए। एक स्थिति बनती है फोबिया की है, जिसको हम ऑक्सीजन फोबिया कहें या एरोफोबिया कहें, कि हवा है लेकिन हवा हम ले नहीं पा रहे अंदर, क्योंकि डर, घबराहट, बेचैनी में हम इतने बेचैन हो रहे हैं कि हम उसका प्रॉपर आकलन नहीं कर रहे। तो हम इन सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को शांत करिए, आप खुले मैदान में जाने की कोशिश करिए, खुली जगह में जाने की कोशिश करिए। बंद कमरा है तो खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को सेटल करने की कोशिश करिए। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं कि जैसे आप उल्टा लेटकर प्रोन पोजीशन में सर को अपना नीचे की तरफ करके अगर गहरी गहरी सांस लेंगे
पेट के नीचे तकिया लगाकर जो एक प्रोसीजर बताई जाती है, तो जी। अगर आप धीरे धीरे उसकी कोशिश करेंगे, प्राणायाम की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आप अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं और वो ऑक्सीजन बहुत आपके सामान्य प्रयासों से ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपकी दिक्कत हो रही है, तो आप लगातार अपने किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग थे, जिन्होंने तमाम लोगों के सवालों का जवाब दिया। इंडिया न्यूज ने ये खास मुहिम की शुरुआत की है ओपीडी, कोविड ओपीडी के जरिए हम लगातार आपके सवालों का यूं ही जवाब देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।